देखिए बच्चा, आप लोगों को पाचन तंत्र में क्या क्या पढ़ लिए? पहले आप पढ़े हैं आहार नाल। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला क्या था? आहार नाल। आहार नाल का पोस्टमार्टम हुआ था पूरा, वहीं से समस्या होगी था। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसके बाद पाचक ग्रंथि है, वो भी हो गया, उसके लेक्चर क्लास भी हो गए, दोनों हो गए ना। अब देखिए बच्चा, अब देखा जाएगा क्या? देखिए दो तरह से बता दिए। आहार नाल का पूरा जो होता है पाचन तंत्र में कितने आहार नाल कहाँ से कहाँ तक गुजरा है, और उसके साथ साथ उसको एंजाइम यानी पाचक ग्रंथि, वो सब बता दिए। अब जो पढ़ा जाएगा ना पाचन, यानी उसका पाचन कैसे होता है। पचौनी सुने हैं ना नाम, उसका पचौनी कैसे किया जाएगा। मुँह में तो चला गया, खाना में आहार नाल से फिर बाहर भी निकल गया, फिर जो जो पचाए थे वो भी हो गया, लेकिन कैसे कैसे पचे थे उसको देखा जाएगा ना। तो देखिए आज पढ़ा जाएगा डाइजेशन जिसको बोलते हैं, कि कहते हैं ना कि जिसका डाइजेशन अच्छा होता है तो उसका सेहत भी अच्छा रहता है। सुने हैं? जिसका पाचन अगर अच्छे से होता है तो उसके सेहत में कोई दिक्कत नहीं होती है, और जिसके सेहत और जिसके पाचन में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो सेहत में दिक्कतें आ जाती हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पर आज देखा जाएगा क्या? पाचन। तो देखिए हम लोग भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं कहाँ? मुंह से। मुंह में भोजन को डालते हैं कि कहीं हाथ में रखे हैं कि इधर से ऐसे कर देंगे चला जाएगा पेटवा में गए, नहीं ना। मुंह से ले जाते हैं और ग्रास नली से कहाँ चले जाते हैं? आमाशय में। तो देखिए हम लोग भोजन को दो तरह से लेते हैं। एक तो ठोस अवस्था होता है, ठोस अवस्था जानते हैं, जैसे जो भी चीज़ें हैं हम लोग खाते हैं कि नहीं, रोटी है ठोस अवस्था है, फल फूल है ठोस अवस्था है, सेव खाते हैं तो क्या है? ठोसे है ना। यानी एक तरह से हम लोग क्या करते हैं? ठोस अवस्था को भी खाते हैं, और एक तरल जिसको लिक्विड बोला जाता है। तरल अवस्था का मतलब क्या हुआ? लिक्विड, जो हम लोग जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, सब होता है ना। यानी दो तरह से हम लोग क्या करते हैं? पोषण करते हैं। एक ठोस अवस्था लेते हैं तो एक तरल अवस्था। तो वही कह रहा है कि जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन ठोस या तरल अवस्था में होता है, और यह जल में क्या होता है? अविलेय होता है। पानी में डालेंगे तो मिलेगा नहीं। जैसे चावल खाते हैं, पानी में डाल दीजिए, क्या घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। घुल जाएगा। रोटी नहीं घुलेगा, जब तक घोलेंगे नहीं तो तब तक घुलेगा नहीं। कि घुल जाएगा? नहीं घुलता है। कि अगर कोई भी भोजन हम लोग खा रहे हैं तो वो पानी में क्या होता है? अविलेय होता है, उसको मिलाया जाता है। जैसे चीनी डाल देते हैं पानी में तो फिर चम्मच से हिलाते हैं ना, तो उसी तरह इन पोषक पदार्थों को शरीर में संचलित कराने हेतु विभिन्न भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विलेय अवस्था में लाया जाता है। क्या था पहले? अविलेय था ना, तो कुछ भौतिक अवस्था द्वारा चाहे रासायनिक अवस्था द्वारा जो अविलेय था जल में, अविलेय है ना, उसको क्या करेंगे? विलेय अवस्था में यानी घुलने की अवस्था में क्या करेंगे? लाएंगे। जो जल में क्या करे? जाकर घुल जाए, तभी तो होगा। अगर नहीं घुलेगा तो कोई फायदा है? तो किसके द्वारा करेंगे? भौतिक विधि द्वारा या फिर रासायनिक विधि द्वारा। यही होता है ना। तो देखिए भौतिक विधि और रासायनिक विधि होते क्या है? इसको दो भागों में बांटा गया है, पाचन को दो भागों में। एक बोला है कि भौतिक विधि द्वारा या फिर रासायनिक विधि द्वारा। दो तरह के होते हैं। तो भौतिक विधि द्वारा जो होता है ना, जो भोजन को क्या करता है? कूचता है, कूचेगा या तोड़ेगा, यानी जो फिजिकली काम करते हैं, फिजिकली जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक या यांत्रिक। जैसे पंखा का चलना क्या है? यांत्रिक है ना, मैकेनिक है, जो मानव ने बनाया अपने हाथों से, तो ये फिजिकली हो गया। तो जो फिजिकली यानी जो भोजन को क्या करे? तोड़ेगा, चाहे उसको पूछेगा, तो क्या होंगे? भौतिक होंगे, होते हैं। अब भौतिक में क्या होते हैं? आवाज़ बड़ा करता है। एक होता है केमिकली जो होता है काम तो करेगा लेकिन हमको दिखेगा नहीं। काम कर रहा है लेकिन दिखेगा नहीं, लेकिन वो भौतिक में दिखता है। जैसे दांत से भोजन को चबाना, क्या है? भौतिक अवस्था है कि केमिकली अवस्था है?
भौतिक अवस्था है क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और तोड़ना क्या है, भौतिक अवस्था है। अमाशय में लुगदी बनता है जो रूजी बनाता है, बताए थे। अमाशय के फंडस में जो रूजी है उसकी दीवारों पर पाए जाते हैं, भोजन को क्या कर देता है, लुगदी बना देता है। ये सब क्या है, भौतिक अवस्था है। जो भोजन को क्या किया, पीस दिया है। दांत भी तोड़ता है, पीसता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, भौतिक अवस्था कहलाते हैं। और केमिकली जो होते हैं ना, वो क्या करेंगे, उसमें एंजाइम पाए जाएंगे, हार्मोन्स पाए जाएंगे, प्रोटीन, ये सब जो है ना। जैसे इनका पाचन कैसे होगा, प्रोटीन तो हमको दिखाई नहीं देता है, तो उसका पाचन कैसे होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होगा, जैसे खाना में तो है कार्बोहाइड्रेट, हम लोग डेली खाते हैं, आलू खाते हैं। दुनिया का जो भी चीज़ अगर खाए हैं, थोड़ा सा भी मीठा लग गया तो कार्बोहाइड्रेट होता है, समझ रहे हैं। आलू में थोड़ा सा मीठा है कि नहीं है, रोटी थोड़ा सा मीठा होता है, चावल मीठा होता है, सब में कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इनका दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो उसका पाचन कैसे करेगा, तो वो सब कौन करता है, तो केमिकली करता है। तो वही लिखा गया है, क्या देखिए, अतः जटिल और अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। किसको, अघुलनशील यानी जो घुला नहीं था वो, और जटिल बताया भी था कि पाचन क्रिया में जो होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। पहले तो ये काम करना होगा, और जो पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे ही, होता है ना। इसके बाद उसको क्या करेंगे, फिर घुलने की क्रिया में, यानी अघुलनशील था तो उसको क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाता है ना। तो ये सब क्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन क्रिया कहते हैं। और पाचन क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। यानी 2 भागों में बांटेंगे। पहला जो बताए अभी भौतिक और दूसरा रासायनिक। अक्सर घर में भी देखेंगे, घरों पर भी आप लोग देखते होंगे, रासायनिक और भौतिक होता है। कुछ लोग झगड़ा करते हैं तो हाथ छोड़ देते हैं, मारा पीटी पर आ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं ना, बस शांति से रहते हैं, उसको भड़काते रहते हैं, बैठे हैं चुपचाप और उसको भड़काते रहते हैं, है ना। घर में अक्सर देखिए, भाई बहनों में जो झगड़ा होता है तो भाई क्या करता है, मार पीट कर भाग जाता है, भाग जाता है। अब बहनें हैं, बहनों की जो बोलती हैं, जो गालियाँ प्रसिद्ध होंगी, सब दे डालती हैं। तो वो तो मार पीट दिया, ये मार नहीं पाती हैं, तो मारा है तो क्या हो गया, फिजिकली हो गया। ये भड़का रही है उसको, बोल बोल के भड़काती है, और वो और गुस्सा में और मारता है, होता है ना। जैसे सास पतोह में झगड़ा होता है तो सास जो है घर से बाहर निकलकर खूब बोलती है पतोह को ना, खूब बोलेगी, फलाना है, फलाना वो है, फलाना वो है। अब पतोहिया क्या करेगी, अंदरवा से बसल ये तरह दिखा देगी, तो सब लोग मोहल्ले वाले क्या जानेंगे कि पतोहिया बड़ा सीधा भी है, बोले लेना गाय ही है, और ससुरी बदमाश भी है, पतोहिया के इतना बोलती है, ये सब न करते हैं। और खूब एकदम अंदर अंदर मुंह, खूब एकदम मुंह बना बना कर उसको चिढ़ा रही है। कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कर देंगी, और कुछ अपना जो दिखा देती है, बस वो भड़कती रहती है और तेज चिल्लाती है। तो वो तो चिल्ला रही है, तो वो फिजिकली हो गई, और जो अंदरवा अपना काम कर रहा है धीरे धीरे, वो केमिकली हो गया। तो देखिए, ये तो हम बताने का क्राइटेरिया था, लेकिन इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ये थोड़ी ना परिभाषा लिखेंगे। जैसे 3 इडियट में था ना कि व्हाट इज मशीन, तो वो क्या कहता है, वो कहता है मशीन जो काम, जो वह वस्तु जो हमारे कामों को क्या कर दे, आसान कर दे, वो क्या है, मशीन है। यही बोलता है ना उसमें 3 इडियट में। जैसे पैंट का चिप जो है ऊपर नीचे करता है, करे ये मशीन है, बटन टिप दिए पंखा चालू, मशीन है। लेकिन मशीन का डिफिनीशन नहीं दिया था, तो उसको जो प्रोफेसर थे मार दिए थे। तो एक तो होती है समझाना, और एक होता है उसका नोट्स लिखना। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यानी यांत्रिक या फिर भौतिक, यानी यही क्या है, मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन। इसमें भोजन को चबाना, जो भोजन को दांत से क्या किए, चबाते हैं तो आवाज करता है, क्या होता है ना। कुछ लोग खाना खाते हैं तो मुंह बजाते हैं, पूरा दिमाग इरिटेशन हो जाता है, बहुत होता है। कोई चाय पीता होता है ना, कुछ लोग होते हैं, जैसे लड़कियां हैं अपने घर फिजिकली काम करती हैं, खाना खाती है मुंह बजाती रहती है, चाय पीती है मुंह, लेकिन वही सदिया के बाद
रोटियां खाएंगे धीरे धीरे, वहाँ पर वो केमिकली कर देती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में फिर तो वही होगा। तो देखिए कुछ लोग खाना जैसे चना होता है, अब आराम से बैठ कर आप पढ़ रहे हैं, अब कोई बगल में आकर चना खाने लगे तो तोड़ तोड़ आवाज़ करेगा, आपका पढ़ने का मन करेगा? तुरंत कापी किताब फेंक के पापा ये देखा ये हटावा ही जाके मुँह पर खाता होता है ना। चाहे आप आराम से सोए हैं, आराम से कुछ कर रहे हैं और वो जगह आके वो सब लगेंगे मुंह बजा कर खाने पीने, तो इरिटेशन होता है। तो वो क्या हो रहा है, फिजिकली ना हो रहा है, आवाज़ कर रहा है ना, आवाज़ कर रहा है, क्योंकि किसी को मारेंगे तो फिजिकली काम करेंगे तो आवाज़ आती है। तो ये क्या कर रहा है, आवाज़ आ रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, थूर रहा है ना, चबा रहा है। तो ये क्या है, भोजन को चबाना क्या है, फिजिकली है ना। अमाशय में भोजन का लुब्धि बनना, यानी जो भोजन हम दांत से पूछे थे पूरी तरह से तो कुछ नहीं पाते हैं, तो वो जाता है भोजन का है अमाशय में, जहाँ पर उसके 3 भाग हैं। पहले भाग में तो एसिड, दूसरे भाग में जो फंडस होते हैं वहाँ पर रुचि, जो भोजन को क्या करता है, मिसता रहता है, पीसता रहता है, और उसका क्या बना देता है, काइन, काइन बनाता है ना, लुब्धि, गठरी बना देता है ना। आहार नाल में क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति जानते हैं, जो भोजन को आराम से धीरे धीरे क्या करे, ले जाए, कहाँ, अमाशय में। अमाशय से कहाँ जाएगा भोजन, छोटी आंत में धीरे धीरे सरकता जाएगा, और फिर बड़ी आंत में, अब बड़ी आंत से कहाँ चला जाएगा, सिग्माइड में, सिग्माइड खंड में, और सिग्माइड खंड से कहाँ जाएगा, मलाशय में। वो क्या इकट्ठे चला जाता है, इधर से मुँह में डाले हैं तुरंत चला जाएगा, नहीं जाता है। वो क्रिया क्या हो रही, धीरे धीरे क्रमाकुंचन हो रही है। जैसे एक गोलगप्पा खाते हैं मुंह में, तो क्या दूसरा का तुरंत डाल देते हैं, कि पहले उसको यहाँ तक आता है, फिर दूसरा का क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं। आई वाला सड़क कर ग्रास नली में पहुंचा होगा अमाशय में, तो दूसरा का यहाँ पर, तो फिर तीसरा का खाते हैं ना। यानी क्रमाकुंचन, यानी क्रम अनुकुंचन, यानी क्रम से क्या होगा, भोजन का अमाशय में जाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, क्रमाकुंचन। या फिर पेशीय गति, जैसे केचुआ होता है, कैसे चलता है, पहले अपने आप को ऐसे रहेगा इतना बड़ा, उसको क्या करेगा, अपने आप को सिकुड़ेगा, फिर बढ़ेगा यहाँ तक, फिर अपने आप को सिकुड़ेगा, फिर बढ़ेगा ना। ये क्या एकदम दौड़ता रहता है, हम लोगों की तरह नहीं ना कि ऐसे ऐसे दौड़ गए हैं। वो अपने आप को पहले क्या करेगा, सिकुड़ेगा, फिर आगे, फिर सिकुड़ेगा। तो वो गति क्या होती है, पेशीय गति, जो अपने पेशी से क्या कर रहे हैं, पेशी है माने जो मांसपेशियां हैं ना, उससे वो गति कर रहे हैं। तो भोजन किससे निकल रहा है, पेशीय गति से आता है ना अंदर। तो उसी को क्या के कारण भोजन को आगे खिसकाना आदि क्या है, इसमें सम्मिलित है। यानी फिजिकल समझ में आया, फिजिकल नाम बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा। तो ये तो हो गया। अब किसको देखा जाए, रासायनिक पाचन। देखिए फिजिकली में हमको बस इतना ही बताना था, लेकिन जो केमिकली जो होगा उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है वो दिखाना होता है, कि कैसे कैसे कार्य हो रहा है। तो थोड़ा सा लंबा रहेगा, क्योंकि अमाशय में भोजन कैसे प्रोटीन को पचाता है, लार मुंह गोइका में कैसे पचे हैं, हर जगह छोटी आंत में कैसे जाकर भोजन का क्या क्या हुआ था, सब बताना होगा ना। तो इसको कर लीजिए, तो अब आगे के निकल। देखिए बच्चा, अब भौतिक के बाद आता है रासायनिक पाचन। तो क्या होते हैं रासायनिक पाचन में, कि इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा, पाचक ग्रंथि बता दिया है ना, उसके द्वारा जो रस स्रावित होते हैं, यानी एंजाइम, एंजाइम के बारे में बताए थे, जो भोजन को पाचन में क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, भड़काता है कि तुम पचो, नहीं होता है भड़काते हैं, मार मार देख ले भम्बानी, बस मार देते हैं ऐसे। तो ऐसा गलती आप लोग मत करिएगा कि वो कह देगा कि मार भम्बानी ने पीछे से, तो वैसा नहीं है। तो देखिए क्या होते हैं कि इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस के बीकर यानी एंजाइम जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सरल ना। जटिल यानी जटिल को किसमें करना है, सरल में, वही पाचन में आएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक पचेगा नहीं है ना, तो उसको तोड़ना पड़ता है। तो वही क्या कर रहा है कि घुलनशील इकाइयों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे एक लड्डू खाते हैं तो लड्डुआ को ऐसे ही लेकर पूरा मुँह में डालकर घुट जाते हैं क्या, तोड़ते हैं ना, तो उसका बूंदी अब धीरे धीरे क्या होता है, अलग होता है कि नहीं होता है। तो लड्डू का इकाई क्या होता है, बूंदी। एक एक बूंदी मिलकर क्या हुई है, लड्डू का निर्माण की है।
उसी तरह आटा है, उसका लोई बनाए थे, लोई, इसके बाद रोटी बनाए थे, और फिर रोटियां बन गया तो फिर उसको तोड़े हैं कि नहीं, और तोड़कर फिर उसको क्या कर दिए, लेई बना दिए। कर्मा रिटर्न तो है ही, लोई था, आटा में उसको रोटी बनाए हैं, और फिर मुँह में खाए हैं, फिर लेई बन गए। कमाओ तो वही हो रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो होते हैं मनुष्य के पाचन में जितने भी पद हैं, तो सबसे शुरुआत कहाँ से हो रही है, मुख से ही। आहार नाल भी सबसे पहले आया था मुख वही का, मुख और मुख वही का। पाचक ग्रंथि में भी आया था, पहले मुँह में से शुरू करेंगे। जो भी काम होता है वो किससे होता है, मुख से ही होता है। तो देखिए मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, मुख के द्वारा ही भोजन खाते हैं ना, कोई दूसरे तरीके से खाता है तर करके। कोई है आया है अभी कि उल्टा सीधा हाँ खाना खाता है, कहती है हम जैसे मन वैसे खा लेते हैं, ऐसे सोए। कहती है कि हम अंगूर खाते हैं तो मुख से ही, तो ऐसे उल्टा करके खाते हैं कि बड़ लोग हैं, इसी की बात कर रहे हैं। कहती है लिक्विड लेते हैं तो नाक से लेते हैं। कहती है सर्दी जुकाम हुआ है ना तो सरसों का तेल डाल दीजिए सर, नाक में सही हो जाएगा। इसका अलगे है, इसका अलगे स्वैग है। अभी छा देखा बायो वाली को, देखिए मुख में उपस्थित दांत भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं, वही आवाज करते होंगे चपर चपर। इसके बाद मुख गुहिका में उपस्थित लार ग्रंथियों से किसका निर्माण होता है, टाइलिन ना, जिसका के नामक एंजाइम क्या होता है, स्रावित होता है, जो क्या करता है मंड को शर्करा में बदल देता है। कौन मंड है, मंड मतलब चोकर, चोकर खाते हैं हम लोग ना, और साथ में लार मिल जाता है ना, यानी जल मिल जाता है, और मिलकर किसका निर्माण कर देता है, तो शर्करा का। लेकिन ये कैसे होते हैं, तो इसका पीएच मान जो होता है 6.8 होते हैं, यानी ये कितने होते हैं, तो इसका पीएच मान कितना होगा यहाँ पर 6.8, यही होता है। और किसके द्वारा होता है, तो टाइलिन के द्वारा ना, टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा क्या होते हैं, मंड जो होता है जल से क्रिया करके क्या बना लेता है, शर्करा। ये जरूरी है। तो वही कह रहा है क्या, लार में उपस्थित लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे ये लड़कियां है ना, ये बच्चियां बहुत गिरी हुई चीजों को खा लेती है, जैसे जमीन पर कुछ भी गिरा रहेगा, बिस्कुट गिरेगा उठाकर खा लेगी। स्कूल में भले दिखाएगी कि हम नहीं खाते हैं, लेकिन घर पर बहुत नौटंकी करती है, फेंक देंगे सर, उठाकर खा लेंगे। हम लोग भी खा लेते हैं, सब लोग खाता है, लेकिन वही अगर कहीं दोस्त बैठे रहेंगे और गिर गया तो अरे छी छी कौन खाएगा, गिरा हुआ है, इसमें बैक्टीरिया होगा, सब गंदा हो गया है। लेकिन घरवा पर गिरा रहेगा, उसमें धूल लगा होगा, तो इसे झाड़ झाड़ के खा जाएंगे, खा जाते हैं। तो बैक्टीरिया गई है ना, तो उसको मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है ना। कुछ लोग होते हैं, नहीं बोलूँगा, देखिए जो बैक्टीरिया को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है, अर्थात मुख गुहिका में भोजन के पाचन संबंधित विभिन्न क्रियाएं किससे होता है, अम्लीय माध्यम में होता है। क्यों अम्लीय माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में क्यों होता है, क्योंकि इसका पीएच मान क्या है 6.8 है, जो 7 से क्या है, कम है। 7 से कम होगा तो अम्ल, 7 से ऊपर होगा तो क्षार, और 7 होगा तो उदासीन। उदासीन नहीं होते, कुछ लोग उदास चुपचाप बैठे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, कैसे हुआ पता नहीं, चुप सर बोल रहे हैं, तो है ना। तो वही देखिए, अर्थात मुख गुहिका में जो होता है सब किसके द्वारा होता है, तो अम्लीय माध्यम होता है। कोई भी चीज होती है तो किसके द्वारा होता है, तो एसिड के द्वारा, यानी अम्लीय द्वारा। और मुख गुहिका में वो चीज और उपस्थित होता है जिसको कहते हैं जिह्वा, यानी जीभ ना, जो भोजन को क्या करता है, मिलाने का काम करता है। भोजन को क्या कर देगा, मिला देगा, है ना। खाते रहते एक साइड से इधर से चबाते हैं, पूरा चारों तरफ क्या होता है, फैलता रहता है। नहीं होता है कि कुछ लोग मिलाते हैं तो हथवा से, तभी तो दाल खाएंगे अलग से, चावल खाएंगे अलग, सब्जी खाएंगे अलग, ये सब मिलाकर खाते हैं, मिलाकर खाते हैं ना। वैसे टेंशन मत लीजिए, चावल को पहले डालिए, फिर दाल डालिए मुंह में, फिर सब्जी डालिए, और फिर कुचिए। जो काम हाथ से कर रहे थे वो जीभिए कर देगा, टेंशन है खत्म।
लेकिन नहीं, हम लोग पहले हथेली से कर लेते हैं, इसके बाद डालते हैं। तो ये क्या था, मुख्य गुहिका में पाचन है ना। पहला पद क्या था, मुख्य गुहिका में पाचन। अब दूसरा कहाँ जाएगा, ग्रास नली से कोई मतलब नहीं है, ग्रास नली में है। तो ग्रास नली में कुछ तो होंगी, श्लेष्म कला पाई जाती हैं, तो कहाँ चला जाएगा, ग्रास नली। ठीक, देखिए मुख्य गुहिका का पाचन के बाद अब कहाँ जाएंगे, ग्रास नली, यही ना। हर जगह मुख्य गुहिका आ रहा है, फिर से आया था, अब सीरियल नंबर से न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ग्रास नली। ग्रास नली में क्या पाचन होता है, ग्रास नली में पाचन होता है, ग्रास नली में पाचन होता है, कहाँ होता है। ग्रास नली में पाचन की कोई एंजाइम नहीं पाई जाती है, कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है, बस उसकी दीवारें कैसी हो जाती हैं, श्लेष्म रहती हैं, है ना। कि उसकी दीवारें जो होती हैं श्लेष्म होती हैं, तो उसमें कोई पाचक एंजाइम या कोई ग्रंथि हार्मोन्स नहीं पाए जाएंगे। बस वो है कि भोजन को क्या करता है, सरकाता है, क्रमाकुंचन करता है, धीरे धीरे भोजन को क्या करता है, मुख्य गुहिका में डालते हैं तो वो क्या करता है, ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में भोजन को ले जाकर कहाँ फेंक देता है, अमाशय में। पेशीय गति करता है, क्रमाकुंचन गति करता है, जो धीरे धीरे क्या करेगा, अमाशय में ले जाएगा, है ना। तो वही है क्या, ग्रास नली में पाचन ना, यानी डाइजेशन इन ओसियोफेगस, डाइजेशन इन ओसियोफेगस। देखिए क्या होता है कि ग्रास नली में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, नहीं उपस्थित होते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन का संवहन ही है, यानी संवहन मतलब ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को संवहन कहते हैं। तो भोजन को ले जा रहा है मुख्य गुहिका से कहाँ, अमाशय में, तो संवहन का कार्य करता है। अतः इसमें क्रमकुंचन गति के कारण भोजन को क्या किया जाता है, आगे ढकेला जाता है। होता है ना, नहीं होता है, करते रहते हैं, बार बार कुछ खाते हैं तो ढकेलते हैं जबरदस्ती, ऐसे नहीं ढकलाएगा तो पानी पी कर ढकेल देंगे, यही ना होता है, लेकिन ढकेलेंगे श्योर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो कोई ज़्यादा चर्चा की बात नहीं है। हाँ, चर्चा वाली बात कहाँ आएगी, तो अमाशय में, क्योंकि भोजन सबसे ज़्यादा समय वहीं पर रहता है, अमाशय में ही रखा रहता है ना। तो देखिए अमाशय में कई तरह के क्या पाए जाते हैं, जठर रस पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, है ना, ये सब पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन को एकत्रित करते रहते हैं, है ना। जैसे कि अमाशय कैसा होता है, तो थैलीनुमा, थैली ही है ना, क्योंकि जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा देरी तक के चाहे जो भी सामान अगर रखते हैं तो थैली में ही ना रखेंगे। एक होता है पाइप, तो पाइप को बेसिन में से पानी डालते हैं ना, तो वो क्या है, बेसिन, अमाशय हो जाएगा कि नहीं, जिसमें सब बर्तन वर्तन सब रख देते हैं ना, बेसिन होता है ना बर्तन मांजने वाला, और नीचे में वो पाइप लगा रहता है, तो वो छोटी हाथ होगी, उसमें से सब धीरे धीरे सब अनाज है जितना सब कुछ धोते रहते हैं, और सब पाइप के द्वारा क्या होता है, नीचे चला जाता है, और फिर वो नाला होगा जिसे मल द्वार कहते हैं, वहाँ पर सब बाहर हो जाएंगे, होता है ना। तो देखिए ये क्या है कि अमाशय थैलीनुमा भाग होता है, जिसमें एक बार अंतर्ग्रहण किया हुआ भोजन एकत्रित हो जाने के बाद अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों, जठर रस स्राव क्या करती हैं, जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, जठर रस का स्राव करती हैं, यानी जठर ग्रंथियाँ जठर रस का स्राव करती हैं। यानी जब एक बार अगर भोजन उसमें चला गया ना, तब उसको पाचन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमाशय में पाचन की क्रिया होती है। क्रिया होने का मतलब कि आंशिक पाचन करता है अमाशय, थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन जब तक उसका लुगदी नहीं बनेगा, काइम नहीं बनेगा। काइम मतलब क्या होगा, लुगदी, एकदम जो एकदम महीन हो जाता होगा भोजन को, तब तक तो अमाशय में ही रहेगा भोजन, होता है ना। जैसे बेसिन में नहीं होते हैं, वो अनाज के दाने सब भर जाते हैं, तो मम्मी लोग सीख से ऐसे लेके उसकी नली को जो छेड़ा होता है उसमें कर देती हैं, तो पानी बाहर निकलने लगता है, या फिर उसको ऐसे निकाल देती है तो पानी बाहर निकलने लगता है। तो जब तक महीन चीज़ें तो निकल जाती हैं, लेकिन जो मोटा मोटा रह जाएगा नहीं निकलता है। तो इसको क्या किया जाए, जैसा मुंह से क्या किए थे, भोजन को खाए थे तो कुछ मोटा दाना रह गया होगा, वो अमाशय क्या करेगा, पीसेगा, तभी तो छोटी आँख बड़ी आँख में जाएगा। तो वही
अब देखिए जठर रस का क्या करता है, स्राव करता है, यानी गैस्ट्रिक जूस का स्राव करता है। कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, जठर रस का स्राव करती हैं, है ना। यही जठर रस क्या करते हैं, पाचन में सहायता करते हैं। देखिए जठर रस के बारे में पढ़ लिया जाए ना। तो जठर रस में क्या पाए जाते हैं, इसमें 97 से 99% क्या पाए जाते हैं, जल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को अगर हम महीन करना है तो उसमें जल की मात्रा डाल देते हैं कि नहीं। जैसे इडली बनाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा डालते हैं, तभी ना चावल एकदम महीन हो जाता है। ऐसे चावल को पीसिए मिक्सी में तो क्या एकदम महीन हो जाएगा, बिना पानी का होगा लेकिन भुरभुरा रहेगा। लेकिन अगर उसी को पानी में डाल के करिए तो एकदम पूरी तरह से क्या हो जाता है, पिस जाता है। तो देखिए इसमें क्या होते हैं कि इसमें 97 से 99% क्या है, जल पाए गए हैं। 0.2 से 0.5% क्या है, HCl है, यानी एसिड की मात्रा देख रहे हैं कितना है, 97 से 99% जल है। तो एसिड की मात्रा एकदम कम है, 0.5%। इसकी अपेक्षा कुछ है, हमारे पास 100 रुपया है और आपके पास सिर्फ 2 पैसा है, क्या औकात है नहीं ना है। हम कहाँ 100 करोड़ में खेल रहे हैं और आप कहाँ 200 में खेल रहे हैं। सीधे कह देंगे आयरन कभी मिल नहीं सकता गोल्ड के साथ, होगा ना। जैसे शादी ब्याह के लिए कोई आएगा तो जो 200 करोड़ 2 करोड़ का मालिक है और जो 2000 का नौकरी करता है उससे करेगा शादी, कहेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कहेंगे कि आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ, मिलेगा आयरन को गोल्ड के साथ देखिए कभी मिलते हुए, रिएक्शन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आयरन जो होता है, अरे गोल्ड का परमाणु क्रमांक 79 होता है, 79, इसका 27-28 होता होगा, 37 होगा। आयरन Fe 27-28 होता होगा। तो वो यानी वो अंतर है कि नहीं है, सीधे 50 का अंतर है। 19-20 का होता है तो रिएक्शन हो जाता है ना। तो देखिए क्या पाए गए हैं, HCl सभी जीवों में पाए जाते हैं। सभी के आमाशय में जो है HCl नामक एसिड पाया जाता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो। पक्षियों में सबसे ज़्यादा अगर एसिड की मात्रा अगर पाया जाता है तो वो होता है गिद्ध जानते हैं, जो सड़ी हुई मांसों को खाता है। उस मांस को, जो सड़ी हुई चीज़ों को जो खाता है ना, वो तो मांस का वो कौन करता है, तो गिद्ध का काम है, जो क्या करता है, खाता है। तो अगर सड़ी हुई चीज़ खा रहा है तो उसको पाचन में सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी, एसिड की। कहा जाता है कि उसके अमाशय का जो एसिड निकाल दिया जाए ना और वो कील पर रख दिया जाए तो कील वो क्या होगा, गल जाएगा, लोहे का कील गल जाता है, इतना उसमें एसिड होता है। तभी तो वो सड़ी से सड़ी चीज़ें खा लेता है। अगर वो चीज़ अगर कुत्ता खा ले तो कुत्ते का पेट खराब हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा कुत्ता। कुत्ते भी खाते हैं तो एक लिमिट तक वाला ही खाते हैं, एकदम सड़ी से सड़ी चीज़ें नहीं खाते हैं। लेकिन गिद्ध जो होता है एकदम सड़ी से सड़ी चीज़ें खाता है, तो उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है। जबकि हम लोगों में क्या है, 0.5। 99% अगर पानी है तो 0.5 क्या है, HCl। और ये क्या करता है, इसके बाद पेप्सिन पाए जाते हैं। जठर लाइपेज बताए थे, लाख या लेटी, जठर लाइपेज रेनिक। इसके बाद आदि एंजाइम श्लेष्म के साथ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। म्यूकस के साथ ये सब रहते हैं। जैसे जूस बनाते हैं ना, मैंगो जूस इस समय मार्केट में मिल रहे होंगे, तो क्या सिर्फ आम वो बना रहा है, आम के साथ उसमें सिरका डाल रहा है, चीनी नहीं डाल रहा है, वो सिरका डालते हैं। थोड़ा सा देखेंगे तो हल्का पीला पीला रहता है, लिक्विड रहता है, लिक्विड की तरह रहता है, बहुत ज़्यादा मीठा करता है। चीनी डालेंगे ना तो उन लोग का दीवाला निकल जाएगा। वो लिक्विड जो पीला कलर का होता है ना, थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा ही डालते हैं और उतना जो है ना पूरा जार उसका मीठा कर देता है। चीनी डालते हैं थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए। इसके बाद दूध डालते हैं, बर्फ़ डालते हैं और सबको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो वही कैसा निकल जाता है, म्यूकस की तरह होता है ना। तो उसी तरह इस म्यूकस में क्या मिले हैं, तो HCl, पेप्सिन, जठर लाइपेज रेनिन आदि एंजाइम क्या होते हैं, श्लेष्म के साथ पाए जाते हैं। यानी जैसे जूस में सब क्रिया मिलाते हैं तो एक जूस बन जाता है, उसी तरह इन सबको मिलाते हैं तो क्या बन जाते हैं, एक म्यूकस बन जाता है, जिसका नाम क्या है, म्यूकस को ही तो अंग्रेजी में कहते हैं श्लेष्म। नहीं, श्लेष्म हिंदी है और म्यूकस अंग्रेजी है। चलिए कोई बात नहीं।
अब देखिए इसका पीएच मान कितना होता है, 2 से 3.5। 7 से कम है तो भोजन कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा। जो 7 से कम होंगे तो भोजन अम्लीय होंगे, ये तो श्योर है। और जाहिर सी बात है कि इसमें क्या जुड़ा है, HCl। तो जब HCl जुड़ा है तो क्या होगा, अम्लीय होगा ना। देखिए इसके बाद क्या होते हैं कि जठर रस में उपस्थित HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजन को क्या कर देता है, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। यानी पेप्सिनोजन ये जो होता है निष्क्रिय होता है, ये कोई क्रिया नहीं करने के लिए करता है। जैसे हमारे में भोजन जाता है ना, तो वो जाकर तो रहेगा लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहेगा, पेप्सिनोजन बनेगा। तो अब उसको क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, पेप्सिन। इसको उत्प्रेरित करता है कि तुम पचने के लिए तैयार रहो, आए हो तो चुपचाप बैठो मत, तैयार रहो। जैसे शादी ब्याह में आप लोग जाते होंगे मौसी के यहाँ चाहे मामा के यहाँ, तो कुछ लोग होते हैं कि बैठे रहते हैं और कुछ लोग होते हैं कि बैठे बैठे पूरा काम करवा देते हैं। कुछ लोग होते हैं, 2 लोग मिलते हैं, एक होते हैं चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं और एक लोग होते हैं कि पूरा कमाई करवा देते हैं बैठे बैठे। ए बाबू हो तनी कुर्सी आइजा कर दे, बाबू हई तनी टेंटवा आइजा कर दे, तनी तनी समझिए सब हो जाता है काम। 2 ही लोग ये काम करवाने में हैं, एक होते हैं जीजा होते हैं तो एक होते हैं फूफा। दोनों एक ही हैं, उसी घर के दोनों दामाद हैं, लेकिन फूफा बैठे बैठे काम करवा देते हैं क्योंकि उनको कोई काम नहीं करवाना चाहता है। तो उनको या तो वो जहाँ भोजन बनता है वहाँ पर बैठा दिया जाता है कि आप इनको देखते रहिए, अजीजा आते हैं तो चुपचाप। दोनों दामाद हैं लेकिन दोनों में क्या होते हैं, फूफा होते हैं तो काम करवाने में थोड़ा चतुर हो जाते हैं क्योंकि पुराने हो गए हैं। तो कहते हैं बच्चा इतनी कुर्सियाँ इन्हें कर दो, तो हाई टेंट वाला हाई कर दो, तो हाई कर, सब हो जाता है। तो इसी तरह पेप्सिनोजन जो है चुपचाप है, लेकिन पेप्सिन क्या करता है, उसको सक्रिय कर देता है कि चलो पचना है। इसमें क्या पाए जाते हैं, HCl जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को किसमें बदल देता है, कौन कर देता है, ये कौन हो गए, फूफा जी हो गए ना। फूफा जी का काम करते हैं कि नहीं, HCl जो बैठे बैठे ये सब काम करवा दे रहे हैं। अमाशय में ऑलरेडी पाया गया भोजन नहीं पच रहे हैं, पेप्सिनोजन नहीं पच रहा है, निष्क्रिय है, तो उसको क्या कर देगा, ये सक्रिय कर देगा। और इसके अतिरिक्त HCl का और भी काम है। HCl का और काम है कि भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है और उसको सड़ने से रोक देता है ना। यानी नुकसान होने से क्या हो जाते हैं, जैसे फूफा जी को बैठा दिया जाए तो वो जो भी नुकसान होता है तो देखते रहते हैं। हलवाई बनाएंगे खाना तो देखते रहते हैं कि कहीं हलवाई एक्स्ट्रा सामान अपने सामान लेकर न चला जाए, तो इसीलिए उनको बैठाया जाता है और पूछा जाता है कि इतना डालें, इतना ये करें, सब काम उनको दे दिया जाता है। तो देखिए HCl का काम फूफा जी बन गए हैं कि इसके अतिरिक्त HCl भोजन में उपस्थित क्या करता है, जीवाणु को भी मार देता है ना। जो लार ग्रंथि लाइसोजाइम से जो बचे थे जीवाणु, वो कहाँ जाकर मरेंगे, अमाशय में श्योर मर जाएंगे। क्यों नहीं मरेंगे, क्योंकि वहाँ पर HCl बैठा है, वो तो ऐसा ही एसिड है और एसिड सबको मार देता है। चमड़े को फेंक दीजिए तो चमड़ा गल जाता है, धीरे धीरे खदर देगा और क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। देखिए अभी एक चीज़ बताएं, इसमें जठर ना कहाँ, जठर रस बताए हैं ना, अभी रेनिन पेप्सिन ये सब है ना, तो इसको हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब ना आप लोग ले लेते हैं। आँख का मेगा पिक्सल बहुत बढ़िया होता है, 576 MB होता है, मेगा पिक्सल होता है। सबसे खतरनाक होती है आँख का, यदा तो 50 मेगापिक्सल का आता है तो कैमरा माना जाता है कि मून लाइट में ही फ़ोटो सेल्फी अच्छी आ जाती है। आजकल के जो कैमरा है ज़्यादा 50 मेगापिक्सल 108 आ गया है, लेकिन हम लोगों की आँख 576 मेगापिक्सल की। तो सोचिए कि हम लोगों का आँख कितना क्लियर होगा, लेकिन क्या किया है, इसको भी सब बर्बाद कर रहे हैं। चलिए देखा जाए। देखिए अगला जो है पेप्सिन, वो क्या था, जठर रस। जठर रस के बाद क्या पाए गए हैं, पेप्सिन, जो पेप्सिनोजन को क्या कर देता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है ना। कौन बदलता है, तो HCl जो है ना वही करता है ना। तो देखिए क्या होता है, ये अप्रोटीन पाचन एंजाइम है। पेप्सिन किसको पचाता है, तो प्रोटीन को, पाचक एंजाइम है ये। तो वही कह रहे हैं क्या कि ये अप्रोटीन पाचन एंजाइम है तथा प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड में। यानी देखिए प्रोटीन है ना, इसमें पेप्सिन क्या किसको में बदल दे रहा है, तो पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में। देखिए
प्रोटीन का पाचन क्या होता है, आवश्यक है। प्रोटीन का अगर पाचन नहीं होगा तो हम लोगों के शरीर में जो टूट फूट होती है तो वो कौन ठीक करता है, तो प्रोटीन का काम करता है। जैसे डेली चलते रहते हैं, घाव लग जाता है, चोट लग जाता है, चाहे गिर जाते हैं, उड़ुक लग जाती है, तो सब कौन करता है, तो सही प्रोटीन का काम होता है। तो इसीलिए क्या होते हैं, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन याद कर लीजिए। इसमें अमाशय में आंशिक पाचन के रूप में जैसे कह रहे हैं। तो इसके बाद आता है रेनिन ना, बड़ा खतरनाक चीज है रेनिन ना। देखिए रेनिन का क्या कार्य है, यह निष्क्रिय प्रोरेनिन के रूप में साबित होता है। कैसा होता है, तो निष्क्रिय प्रोरेनिन के रूप में। एक होता है मैक्स, एक होता है प्रो मैक्स। मोबाइल आता है ना, अल्ट्रा एज, प्रो अल्ट्रा, तो इसी तरह ये क्या है, रेनिन तो है लेकिन उसके पहले क्या है, प्रोरेनिन, यानी पहले। तो क्या करता है, यह निष्क्रिय प्रोरेनिन के रूप में क्या होता है, स्रावित होता है तथा HCl के H+ आयन से क्रिया करके क्या कर लेता है, सक्रिय रेनिन का निर्माण कर लेता है। पहले जो होता है निष्क्रिय रहेगा तो क्या होगा, प्रोरेनिन। जैसे आप लोगों का जैसे केमिस्ट्री होती है, जब तक किसी से नहीं बैठता है तब तक आप लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं। स्कूल में जैसे फ्रेंड होते हैं ना, पहले दिन जाएंगे किसी से नहीं बात करेंगे चुपचाप, लेकिन धीरे धीरे जब फ्रेंड बनेंगे तो एक क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। तो उसी तरह जब आप लोग पहला दिन गए हैं तो प्रो बन कर गए हैं, और जब उसमें रहने लगे तो अब वो आदी हो गए हैं उसके। प्रो स्टूडेंट और स्टूडेंट, प्रो स्टूडेंट यानी स्टूडेंट से पहले, अब इसके बाद बन गए स्टूडेंट। तो देखिए यह एंजाइम क्या करता है, दूध प्रोटीन यानी कैल्शियम को निम्न प्रकार से क्या करता है, पचाने का काम करता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन, कैसीन होता है। दूध में जो कैसीन होते हैं उसको पचाने में रेनिन का क्या होता है, बहुत बड़ा काम होता है। कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो डायरेक्ट नहीं पचेगा। अगर हम लोग दूध पी लें तो वो डायरेक्ट नहीं पचेगा। कहाँ बचिया, इतना लेट, बताइए। मुख गुहिका बता दिए, ग्रास नली बता दिए, अमाशय, और आप आ रहे हैं अभी माई बाबू भेजे न पढ़े के, काहे रुपया खर्चा नुकसान के लिए भले। देखिए यानी देखिए दूध में क्या है, दूध प्रोटीन ना क्या होता है, कैसीन। ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। देखिए हम लोग दूध पियेंगे ना तो दूध क्या डायरेक्ट वो जाएगा पेट में ना, अमाशय में, तो वहाँ पर वो जाकर फट जाता है। दूध जब तक फटेगा नहीं उसमें से प्रोटीन निकलेगी नहीं, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। हम बोले हैं डायरेक्ट अगर प्रोटीन का पाचन हम लोगों से होगा ही नहीं बताए हैं कि वो जो आते हैं प्रोटीन मैक्स जो दूध में डालकर पीने वाला, उसको खा लीजिए एक बार, दिन भर में 7-8 बार खा लीजिए चम्मच चम्मच, रात होत पेट एकदम खराब, पेट खराब हो जाएंगे। तो प्रोटीन का हम लोग डायरेक्ट पाचन नहीं करते हैं, उसको पचाने वाले एंजाइम होते हैं। तो उसी तरह जब दूध पीते हैं ना तो दूध अमाशय में जाकर क्या हो जाता है, फट जाता है। और छोटे बच्चों में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जबकि बड़ों में ये नहीं पाए जाते हैं। अब बड़ों में नहीं पाए जाएंगे, बड़ों में क्या होते हैं ना, क्या चीज़ बोले थे, ये कैसीन, रेनिन नहीं पाया जाता है। बड़ों में रेनिन नहीं पाया जाता है, जैसे हम लोगों की उम्र में नहीं पाया जाता है, और बुढ़ों में जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वयस्क में जो होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है, और जो बुढ़े हो जाते हैं उनमें एकदम समझिए पाया जाता है थोड़ा बहुत। तो देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना तो अक्सर पता ही है कि वो दूधे पिएंगे, दूधा पीते हैं तो फिर दूधा जाकर पेट में क्या हो जाता है, फट जाता है। और जो ही फटेगा तो उसमें से जो प्रोटीन निकलेंगे उसका पाचन वो हो जाता है। लेकिन कभी कभी आप लोगों को कहेंगे कैसे फटे हुए, कैसे आपको पता है ना, कि दूध जाकर पेट में कैसे फट गया है, कैसे प्रूफ होगा। तो देखिए छोटा बच्चा जो होता है दूध पीता है, कभी कभी उल्टी कर देता है, तो कैसा निकलता है, फटे हुए की तरह नहीं निकलता है, एकदम पूरा निकल जाता है। जो ही पिएगा तुरंत निकल जाता है, फटा हुआ पूरा। दूध से क्या बना देता है, दही बन जाता है ना, खाएं का, दूध से दही बन जाता है, यानी वो फट जाता है। और जब फटेगा तो उसमें से प्रोटीन क्या होंगे, अब पाचन हो जाएंगे, क्योंकि वो लिक्विड फार्म में था। और जब फटेगा तो क्या हो जाएगा, ठोस फार्म हो जाएगा ना, ठोस में हो जाएगा, तभी तो अब फंडस अपना काम करेगा, उसको पीसेगा और महीन। जो ही फटा फंडस क्या होंगे, दूध फट गया तब टुकड़े टुकड़े में बट गया कि नहीं, तब फंडस में जो बैठा है कौन, रूजी, इतना बड़ा नाम, अच्छा, वो क्या करेगा, अब उसको मिसेगा और प्रोटीन का पाचन करना
शुरू कर देता है। देखिए वयस्क में नहीं होता है, ऐसी ऐसी क्राइटेरिया नहीं है। उसके जगह पर क्या पाया जाता है, रेनिन के जगह पर पेप्सिन पाया जाता है। हाँ देखिए यहाँ पर लिखे भी है कि वयस्क मानव में रेनिन का कार्य पेप्सिन ही कर देता है। वयस्क में जो होते हैं ना, रेनिन का काम पेप्सिन कर देता है, लेकिन बुढ़ों में क्या होता है, धीरे धीरे। इसीलिए देखिए जितने भी बुढ़े होते हैं तो उनको दूध बड़ा कम पीते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं वो दूध बहुत कम पीते हैं। भगवान आपको इतना लंबा बनाया, क्या सोच कर। गनमा जो आया था, जिसकी बीबी लंबी, उसका भी बड़ा नाम है। इतना लेट आ रही हैं आप लोगों की क्लासेस कब से चल रही हैं और आप लोग अभी आ रहे हैं। देखिए बच्चा, तो देखिए जो बुजुर्ग होते हैं ना, तो उनको डायरेक्ट हम लोग दूध नहीं देते हैं। दूध में देखिए हल्दी डालकर दे देते हैं। हल्दी डाला जाता है बुजुर्ग का, क्योंकि उनकी हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। या फिर वो मंठा पीते हैं। मंठा होता है, दूध से ही बना होता है मंठा। अरे दूध से बना है, दूध से दही, और दही से उसमें पानी डाल देते हैं, इसके बाद मथनी से मह देते हैं। ठीक है, यानी हम लोग तो जानते ही हैं हम लोगों का है। तो मंठे में क्या किया जाता है, जीरा लेते हैं और नमक लेते हैं, बड़ा चाव से पीते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा पेटवा में अब क्या है, पेप्सिन जो है, पेप्सिन रेनिन तो पाया नहीं गया, पेप्सिन की विक्रिया क्या हो गई, पाचन क्रिया कम हो गई। तो हम जो दूधवा पी रहे थे, हम दूधवा ना पीकर डायरेक्ट क्या कर ले, जब जाकर पेटवा में ना फटेगा तो हम फटी हुई चीज़ों को ही डाल दें कि पच जाएगा। तो इसीलिए जो मंठा पीते हैं ना, तो उनके पेट को रिलैक्स मिलता है। इसीलिए बुजुर्ग जो होते हैं ना, मंठा बड़ा चाव से पीते हैं, क्योंकि उनको बड़ा रिलैक्स मिलता है। जो गर्म होगा पेट में तो उससे क्या हो जाएंगे, उनको ठंडई मिल जाती है। समझ रहे हैं, तो इसी के कारण। तो ये हो गया क्या, पेप्सिन, इसके बाद रेनिन। इसके आगे भी तो पाया जाता है कुछ एंजाइम, उसको देखा जाए। देखिए बच्चा, अब जो है जठर लाइपेज, रेनिन के बाद अब क्या है, जठर लाइपेज। तीसरा है ये अमाशय का ना, जिसमें क्या होती है जठर लाइपेज, यानी गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज किसका करता है पाचन, तो वसा का। बताए होंगे आप लोगों का LAT, लात ना। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, और लाइपेज वसा का, और एमाइलेज किसका किया था, कार्बोहाइड्रेट का ना। LAT होता है ना, तो टी से पी हो गया, यही ना बोले थे, LAT। यल लाइपेज किसका किया था, तो फैट का। LF एमाइलेज, AC और TP, बस LF AC और TP। यानी ट्रिप्सिन किसका करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसी तरह अमाशय में जो होता है ना, तो वसा का, देखिए भोजन का पाचन जो होता है अमाशय में आंशिक रूप से होता है, तो उसी तरह फैट यानी वसा का पाचन भी क्या होता है, आंशिक रूप से ही होता है, ज़्यादा नहीं होगा, आंशिक रूप से। और वही आंशिक रूप से जब पाचन होने लगेंगे तो वही जो फैट अब किस में चले जाएंगे, उतक में चले जाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करता है कि इसके द्वारा यानी जठर लाइपेज के द्वारा वसा का आंशिक पाचन होता है, या वसा को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो ट्राईग्लिसराइड। एक होता है ग्लिसराइड, तो उसके 3 भाग हो जाते हैं, यानी ट्राईग्लिसराइड। जो क्या है, वसा है ना यहाँ पर, तो वसा यानी जठर लाइपेज। और अमाशय में भोजन कैसा होता है, तो अम्लीय होता है, यानी उसका पीएच मान कितना होगा, 2 लिखे हैं ना, 2। पीएच मान कितना होगा, 2 से 2.5 कि 3.5, 3.5, 2 से 3.5, जो कि क्या होता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। तो ये हो जाता है। लेकिन अमाशय में जो भोजन होता है 3 से 4 घंटे रहते हैं। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहते हैं। 4 घंटे के बाद हम लोगों को हल्का सा भूख लगने लगता है, खाना खा लेते हैं ना, तो खाना खाने के बाद 4 घंटे के बाद हम लोगों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहता है। सही बात है, कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं, चाहे नाश्ते के तौर पर, चाहे चिप्स कुरकुरे जो भी मिलेगा ज़रूर खाते हैं। तो वो क्राइटेरिया होती है। तो देखिए अमाशय में जब 3 से 4 घंटे रहेंगे तो भोजन क्या होगा, पीसेगा कि नहीं, उसको क्या करेगा, मंथन होगा उसका, यानी रूजी जो है अपना काम करेगा, उसको पीसेगा तो कैसा होगा,
घूमेगा, मंथन होगा कि नहीं? मंथन जानते हैं ना, जैसे दही को मथनी में से नहीं महा जाता है, होता है ना, तो दही का रंग बदल जाता है, मंठे का रंग बदलता है कि वही रह जाता है? हल्का सा बदलता है, हल्का सा बदलता है, बदलेगा। महते रहेंगे तो उसी तरह भोजन को ये क्या करता है, मंथन करता है ना। तो मंथन करने के बाद भोजन को क्या कर देता है, एकदम लेई की तरह कर देता है, लेई हो जाता है। और मंथन की वजह से ही जो भोजन हम खाए थे उसका रंग कैसा हो जाता है, तो भूरे रंग का, यानी ब्राउन कलर का हो जाता है। वही ना निकलता है ब्राउन कलर का, कि अलग कलर रहता है। और कभी पीला होता है तो कभी हरा होता है, वो तो खाने के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अक्सर माना जाता है कैसा होता है, तो ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है ना। जो क्या होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काई। लुगदी जो बना है उसी लुगदी को हम लोग क्या कर देते हैं, काइम। आज के बाद कोई कहेगा कि का है तो कहिएगा काइम है, वो नहीं बोल पाएंगे। का हरिनामा ह, गमलवा ग और लटुइया ल, वो नहीं बोलेंगे तो काइम तो बोल सकते हैं। हाँ, तो देखिए मंथन गति के कारण भोजन कैसा हो जाता है, भूरे रंग की लेई जैसी लुगदी में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जो क्या कहलाता है, तो काई कहलाता है। यहाँ से भोजन अब कहाँ चला जाता है, धीरे धीरे ग्रहणी में, यानी छोटी आंत में। जो छोटी आंत का पहला भाग होता है क्या होता है, ग्रहणी। ग्रहणी में अब खाना क्या होगा, सरकना शुरू हो जाता है क्रमाकुंचन द्वारा, है ना। पेशीय गति द्वारा भोजन अब क्या करेगा, धीरे धीरे छोटी आंत में आएगा। तो अब क्या देखेंगे, छोटी आंत में पाचन ना, छोटी आंत में पाचन देखा जाए तो ये क्या होता है, देखिए हालांकि मतलब होता है क्या है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाता है, मुख गुहिका से ही होता है। जो उसमें क्या पाए जाते हैं, चोकर मंड, तो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, तो मुख गुहिका में ही थोड़ा बहुत तो होता है, मुख गुहिका से। तथा प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय से प्रारंभ हो जाते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, मुख गुहिका में, लेकिन प्रोटीन और वसा का पाचन अभी बताएं अमाशय में क्या होने लगते हैं, प्रारंभ होते हैं, होने लगे हैं, वहीं पर शुरू हो जाते हैं। जैसे खाना खाते हैं तो चोकर का पाचन शुरू हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन अमाशय करता है। लेकिन जो पूर्ण रूप से अगर जहाँ पाचन होगा वो कहाँ होगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में शुरू हो जाता है। छोटी आंत के पहला भाग क्या होता है, ड्यूडेनम, जिसको ग्रहणी बोलते हैं। उसका अंग्रेजी नाम ड्यूडेनम है और हिंदी नाम ग्रहणी है। तो वहाँ पर शुरू हो जाता है, यानी देखिए, परंतु पाचन की क्रिया प्रमुख रूप से छोटी आंत में क्या होती है, संपन्न होती है, यानी सबसे शुरू होता है। पाचन की जो क्रिया होगी वो छोटी आंत में शुरू हो जाती है। छोटी आंत का अग्रभाग जो ग्रहणी कहलाता है में यकृत से क्या निकलते हैं, पित्त रस, और अग्नाशय से अग्नाशयी रस भी आकर पाचन क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, है ना। जो भोजन को क्या बना देते हैं, क्षारीय माध्यम बनाते हैं ना। तो ये होता है। अब छोटी आंत के भी कैसे कैसे पाचन हो रहे हैं, जिसे पित्त रस क्या कार्य कर रहा है, अग्नाशयी रस क्या कार्य कर रहा है, उसको देखा जाए। ये तो समझ में आ गया होगा ना, इसमें डाउट है नहीं ना, क्योंकि आगे तो बहुत हम बता चुके हैं पीछे में, है ना। तो इसको कर लीजिए तो आगे बताएं। देखिए अगला है पित्त रस ना। पित्त रस जो होता है, कहते नहीं थे कि पित्त निकल जाता है किसी का, पित्त किसी का हरा निकलता है, किसी का पीला निकलता है जब खखार कर थूकते हैं तो कभी कभी पित्त रस का निर्माण होता है। जानते हैं क्या होता है पित्त रस? तो पित्त रस का एक ही काम है, भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलना ना। भोजन को क्या करेगा, क्षारीय माध्यम में बदल देगा, क्योंकि भोजन अमाशय में क्या होते हैं, अम्लीय माध्यम, और उसको जाना कहाँ है, छोटी आंत में। छोटी आंत लेगा भोजन कैसा, क्षारीय। तो इसका एक काम होता है, पित्त रस का क्या करता है कि भोजन को क्षारीय बनाता है, और दूसरा करता है वसा का इमल्सीकरण कर देता है, यानी तोड़ देता है टुकड़ों में, है ना। अगर वसा का इमल्सीकरण नहीं होगा तो पता चलेगा कि एक साइडिया का ही पूरा फूल गया है, एक साइडिया का पतला रहेगा। एक साइड से पूरा वसा का जमाव हो जाएगा, पेट निकल कर अंदर मांगे चला जाएगा, नहीं टूटेगा। तो जैसे नहीं होते हैं कि देखिए कुछ लोग पतले होते हैं तो उनको दिया जाता है खाना, कहा जाता है कि अपना डोज बढ़ाइए, तो डॉक्टर जो होते हैं भूख वाली दवा दे देते हैं। इलाज तो चल रहा है लेकिन साथ में उनको दे देते हैं कि ये खाना खाता रहेगा। तो खाना खाएंगे
तो जो 1-2 रोटी खा रहे थे अब क्या करेंगे, 4 रोटी खाना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। तो क्या खाना में खाएंगे तो कहाँ जाता है, अमाशय में। तो क्या अमाशय में मानी पेट में बसने निकल जाता है। धीरे धीरे महीना भर के बाद देखिए तो उनका गाल भी थोड़ा सा निकल जाएगा, मसल्स जो चारों तरफ से हैं वो क्या होंगे, दिखने लगते हैं, चेहरे पर लाइट आ जाती है। अब वही नहीं आती है तो चेहरा एकदम कैसा लगता है, भाई धंसा होगा एकदम बानर की तरह, एकदम जैसे नहीं होता ये धंसा रहेगा एकदम अखिया एकदम, तो जैसे लगता है कि ये एलियन है। नहीं होते हैं कुछ लोग एकदम लंबे तो हो जाते हैं लेकिन कैसे होते हैं तो एकदम एलियन की तरह, एकदम लंबे हो या पतले हैं। तो लंबे हैं थोड़ा सा, अगर देखिए हर एक लंबाई के ना, लंबाई जितना है उसके अनुसार अगर हम लोगों की चर्बी है यानी फैट है तो अच्छा लगता है। अब है छोटा सा, छोटे हैं अब मोटा हो गए तो कैसा लगेंगे, बैगन की तरह ना। लंबे हैं अब पतले हैं, लौकी की तरह। देखिए लौकी की तरह, एक कहते हैं कि ताड़ की तरह, ताड़ के पेड़ की तरह लंबा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, जैसा आप खाएंगे तो खाना का डोज बढ़ाएंगे तो वसा का जमाव होगा कि नहीं होगा। तो क्या अमाशय में ही रह जाएंगे, नहीं। अमाशय का क्या होता है, इमल्सीकरण होता है, यानी वो टुकड़े टुकड़ों में क्या करेगा, तोड़ेगा और उसको ले जाकर कहाँ दे देगा, ऊतक में। और ऊतक क्या करेगा, चारों तरफ से ऊतक हैं, संयोजी ऊतक हैं जो क्या करते हैं चारों तरफ से मिल जाते हैं। तो शरीर हम लोगों का चारों तरफ से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नहीं तो एक हथवा पतला रह जाएगा, हथवा मोटा हो जाएगा तो वो भी क्या लगेगा, खराब लगेगा। तो आइए पित्त रस को देखते हैं कि क्या होता है। यह क्षारीय रस होता है जिसका पीएच मान कितना होता है, लगभग 7.7, याद कर लीजिएगा, यानी 7.1 से 7.9, यानी ये कितना है तो 7.7 तक है, इसका लगभग माना गया है। पित्त रस में 92% क्या पाएगा, जल, और 6% पित्त लवण। 96 या 92, अच्छा 98% हो गया। 0.3 क्या पाएगा, पित्त वर्ण। 0.3 से 0.9 तक कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जानते हैं, जब फैट की अधिकता हो जाती है ना तो वही फैट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल में। अगर यही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड कैसा हो जाता है, गाढ़ा। और जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो इसी इंसान को क्या हो जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। कहते हैं दिल का दौरा पड़ गया ना, कुछ लोग कहते हैं कि टेंशन से दिल का दौरा पड़ा है। तो कोलेस्ट्रॉल की जब मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें क्या होते हैं, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अब पंपिंग करना है हृदय को, हृदय का काम है ब्लड को पंपिंग करना, वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा। पानी है तो पाइप में से क्या होते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं, लेकिन वही पाइप अगर तेल गिराएंगे तो क्या निकलेगा जल्दी, नहीं ना, तो वो गाढ़ा हो जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल 0.3% क्या होते हैं, लेसिथिन, और 1% क्या हो गए हैं तो अम्ल। देखिए वसा, यानी 92, 6, 98, 1, 99, अब बाकी में क्या है, ये पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन होते हैं। पित्त लवण वही जो दोनों में मिलते हैं, जैसे ना पित्त वर्णक और पित्त लवण जो पाए जाते हैं ना, तो वही भोजन को क्या करने का काम कर देते हैं, क्षारीय बनाने का काम करते हैं और उसको कलर चेंज करते हैं। जो ब्राउन कलर का हुआ है तो ये पित्त वर्णक जो कैसा होता है तो हल्का पीला कलर का, हरा पीला कलर का होता है। हल्के पीले कलर का पित्त वर्णक जो होता है, पित्त जो होते हैं तो कैसे हो जाते हैं तो हल्के हरा और पीले कलर का होता है। देखिए पित्त रस का प्रमुख कार्य क्या है, वसा का इमल्सीकरण तथा अमाशय से प्राप्त भोजन के अम्लीय माध्यम को क्या बना देगा, क्षारीय माध्यम में बनाता है। इसका रंग हल्का हरा पीला पित्त वर्णक बिलीब्यूरिन तथा बिलीवर्डिन के कारण होता है। उत्सर्जित मल का रंग भी पित्त के वर्णकों के कारण, उत्सर्जित जो मल होते हैं ना, यानी अपशिष्ट जो पदार्थ हैं जो बाहर निकलते हैं, तो किसके कारण बदलते हैं तो पित्त वर्णक के कारण ही होता है। यानी उसका जो भूरे रंग का होता है ना, एक तो मंथन तो होता है, लेकिन जैसा हम खाना खाए हैं, जैसे नहीं होता है कि हरा चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं, दिन भर हम हरा हरा चीज़ खा लेंगे तो जो मंथन तो होगा लेकिन वो ब्राउन कलर नहीं कर पाता है। तो जैसा हम खाना खाते हैं, जैसे ज़्यादा जिस दिन हम ज़्यादा पीला पीला खाना खा लेंगे तो जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा कैसा निकलेगा, येलो एकदम। हरा खाएंगे तो हरे कलर का, तो उसी तरह ये होते हैं। और इसके बाद क्या होते हैं, अगला अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस तो ये क्या होते हैं, इसका पीएच देखिए,
अग्नाशयी रस, इसका पीएच मान कितना होता है तो 7.2, जबकि उसका कितना था 7.7, अर्थात यह भी क्या होता है शायद 7 से ऊपर है, और 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय, ये तो पता है ना। इसमें क्या होता है लगभग 96% जल और शेष भाग में क्या पाए जाते हैं पाचक एंजाइम, यही पचाने का काम है, पचौनी यही है। खाए कि नहीं पचौनी? नहीं, कोई नहीं खाता है, नहीं आप खाते हैं? अच्छा घर में लोग हैं खाने नहीं पचता है वो ना खाता है। हाँ, जिसका नहीं पचता है वो खाता होगा पचौनी। पचौनी देखिए एक तरह से हम लोग ना, देखिए हम लोग जो अपनी भाषा में बोलते हैं, सुनिए बच्चा ये बेटा, पचौनी का मतलब ये होता है ना कि कुछ लोग अपनी भाषा में ना छोटी आंत होती है, छोटी आंत को हम लोग पचौनी कहते हैं, क्योंकि भोजन कहाँ पचता है तो उसी में होते हैं। तो कुछ लोग इसको बड़ा चाव से खाते हैं। खस्सी का जो छोटी आंत होता है वो बड़ा मन से खाते हैं कुछ लोग। अब सोचिए वो कैसे खाते होंगे, उनके काटने का तरीका तो वो हम नहीं बताएंगे, वो चीज़ जो खाता होगा वो जानता है। पचौनी उसी को कहा जाता है, यानी छोटी आंत को हम लोग पचौनी भी कहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि खाना वाना खा लेते हैं तो कहते हैं वो मीठा खा लेते तो हमारा खाना पच जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हरी चीज़ खा लेंगे तो पच जाएगा। कुछ लोग कहते हैं चाय पियेंगे तो खाना पच जाता है। तो पचौनी, लेकिन ये पचौनी दूसरी है, वहाँ पर मत जाइएगा। इसमें क्या होते हैं पाचक एंजाइम होते हैं। इससे स्रावित होने वाले पाचक एंजाइम क्या होते हैं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला क्या है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है तो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, यानी यह निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है तथा एंटीरोकाइनेज नामक हार्मोन की उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन में क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। और यही ट्रिप्सिन क्या कर लेगा बच्चे, किसे बदल जाएंगे तो प्रोटीन में, जिसका पीएच कितना होता है 7.2 ये होता है। समझ रहे हैं ना, यानी ट्रिप्सिन का किसका पाचन करता है तो प्रोटीन का। इसके बाद आइए अब अगला प्रोटीन देखा जाए, क्योंकि है ना, क्योंकि इसमें कई प्रोटीन है, तभी तो ये पहला हुआ, आगे वाला देखा जाए ना। देखिए ट्रिप्सिन हो गया तो अब क्या आएगा काइमोट्रिप्सिन ना। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता था, अभी क्या करेगा देखा जाए ना। तो देखिए काइमोट्रिप्सिन तथा कार्बोक्सी पेप्टिडेज, उसको डेज भी बोला जाता है, डेज भी कहते हैं। अंग्रेजी वाला ही करेंगे ना तो डेज आता है, ऐसे डेज अपने उच्चारण के अनुसार, भाई क्या है साइंस वाली इंग्लिश है ना, तो अपने उच्चारण के अनुसार किया जाता है। ये क्या करता है काइमोट्रिप्सिन निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में क्या होता है स्रावित होता है, तथा ट्रिप्सिन इसे क्या कर देता है सक्रिय बना देता है। जो काइमोट्रिप्सिनोजन जो है निष्क्रिय होता है तो उसको सक्रिय कौन बनाता है ट्रिप्सिन, और वही क्या कर देता है काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। जैसे वो आप लोगों को ट्रिप्सिन में बताए हैं कि प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स में। अब ये क्या करेगा पॉलीपेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट कर देगा अमीनो अम्ल में। यानी जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स बना रहे थे अब वो किसको तो अमीनो अम्ल। देखिए हम लोग के शरीर में ना 20 अमीनो अम्ल बनते हैं। अमीनो अम्लों की संख्या जो है हम लोगों के एक बार में जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं तो कोशिका के केंद्रक में। डीएनए आरएनए सुने होंगे, तो प्रोटीन आरएनए जो है कार्य करता है तो प्रोटीन बनाने का काम करता है। डीएनए और आरएनए का नाम सुने होंगे आप लोग पीछे क्लास में कि डीएनए जो है अनुवंशिक पदार्थ है जो क्या करता है कि आने वाली पीढ़ी कैसा है ये इसके बारे में बताता है। जैसे हम लोग मानव हैं तो आने वाला पीढ़ी भी मानव ही होगा, तो इसकी सूचना कौन देता है तो डीएनए देता है। लेकिन आरएनए क्या करता है प्रोटीन का निर्माण करता है। वो जब कोशिका पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको डिटेली उसमें बताया जाएगा। तो देखिए आरएनए का काम है प्रोटीन का बनाना, और आरएनए 3 प्रकार के होते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। वही मिलकर क्या करते हैं अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, जो हम लोगों के शरीर में कितने मिलेगा 20 अमीनो अम्लों का क्या होता है निर्माण होता है। यही क्या करता है प्रोटीन का निर्माण करता है, यही 20।
अब जब कोशिका पढ़ा जाएगा, आरएनए को पढ़ा जाएगा, तो वो 20 अमीनो अम्ल का नाम भी बताया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना पता है कि ये अमीनो अम्ल किस में हो जाते हैं, तो प्रोटीन को कर देता है। तो देखिए क्या है कि काइमोट्रिप्सिनोजन को कौन सक्रिय कर रहा है, तो ट्रिप्सिन। और इसका पीएच तो पता है, ये 7.8, जो क्या है, अग्नाशयी रस है ना, यानी जिसका पीएच मान 7.8 होता है, यानी क्षारीय है, भोजन को क्षारीय बना चुका है। किस में बदल देता है, तो काइमोट्रिप्सिन में, और सक्रिय कर देता है। अब फिर प्रोटीन है ना, तो यही प्रोटीन क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में, और पॉली इसको कन्वर्ट करता है किसमें, अमीनो अम्ल में, तो कौन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। यही किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो अम्ल में। जो क्या करता है, अगर हम लोगों को जो शरीर में जहाँ टूट फूट हो रही है, प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर में कहीं भी टूट फूट होगा तो उसकी मरम्मत करने के लिए चाहिए ना। जैसे हमारा हथवा दर्द करने लगेगा तो यहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो हम तो डायरेक्ट खाएंगे नहीं प्रोटीन, वो दूध में चाहे दवा के रूप में हम लोग खाते हैं। तो फिर वो कहाँ जाता है, कोशिका में, कोशिका के केंद्रक में। और केंद्रक में क्या बैठा है, डीएनए और आरएनए। तो कौन लेगा, आरएनए डीएनए से तो कोई मतलब नहीं है, तो वो लेगा और वही क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, यानी एमाइलेटिक एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट को पाचक एंजाइम कौन कौन करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट यानी मंड या स्टार्च, यही ना होता है। तो देखिए अग्नाशयी रस में उपस्थित एमाइलेज नामक क्या होते हैं, एंजाइम। एमाइलेज होता है ना, जो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट, यही है ना, बताए हैं ना, एल-ए-टी। तो वही कि अग्नाशयी रस में उपस्थित एमाइलेज नामक एंजाइम किसको, पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड का अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो मंड आप बता सकते हैं, स्टार्च। मंड का पॉलीसेकेराइड का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है क्या, मंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो डाइसेकेराइड, जिसको क्या कह सकते हैं, डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, माल्टोस में बदल देता है। यानी मंड किस में बदल जाता है, माल्टोस में, यानी उसका पाचन शुरू हो जाता है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन किया, एमाइलेज। स्टार्च को किस में बदल दिया, माल्टोस में, यानी यही है ना, पॉलीसेकेराइड यानी मंड को किस में बदल दिया, माल्टोस में। तो वही है, देखिए मंड ये और किससे करेगा अभिक्रिया, तो जल के साथ मिलकर एमाइलेज या एमाइलोक्सिन किस में बदल जा रहे हैं, डाइसेकेराइड या फिर माल्टोस में, तभी तो इसका पाचन शुरू होगा। उसका अगर हम लोग तो मुख्य गुहा में तो कार्बोहाइड्रेट का यानी मंड का तो करता है, लार ग्रंथि पाचन करता है, लेकिन यहाँ पर आकर पूरी तरह से क्या हो जाता है, पच जाते हैं। तो ये हो गया, ये तो समझ में आ गया ना, आगे देखा जाए। देखिए बच्चा, अब जो आता है ना कि पाचन के बाद, अर्थात भोजन के पाचन के बाद अब क्या आएगा, भोजन का अवशोषण। तो देखिए भोजन का अवशोषण क्या होता है, जैसे भोजन का क्या किए हैं, पाचन तो कर लिए, यानी उसको पूरी तरह से पचा दिए, लेकिन उसमें जो उपस्थित क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इन सब का पाचन तो हो गया, लेकिन इनका अवशोषण कैसे होगा, यानी इनमें उपस्थित जो होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन सब का भी तो अवशोषण होना चाहिए। तो उसी को देखा जाए कि इसका अवशोषण कैसे होता है। तो देखिए मनुष्य की छोटी आंत के, यानी मनुष्य की छोटी आंत के क्या होता है, मध्यांत्र एवं शेषांत्र में, यानी जो मध्य भाग है छोटी आंत के और अंतिम भाग में आंतरिक स्तर पर उपस्थित। देखिए आंतरिक स्तर पर क्या होते हैं, रसांकुर में रुधिर एवं लसिका केशिकाओं का क्या होता है, जाल होता है। यानी इसमें क्या पाए जाते हैं, तो रसांकुर में रुधिर एवं लसिका की क्या होती हैं, कि लसिका केशिकाओं की क्या होती हैं, जाल होती हैं। देखिए क्या कि रसांकुर की बात हो रही है, रसांकुर जो होता है पौष्टिक आहार को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो वही कह रहा है क्या, में रुधिर एवं लसिका की केशिकाओं का क्या होता है, जाल होता है। यानी किसका किसका जाल होता है, तो रुधिर और लसिका, लिम्फ जिसको बोलते हैं। रुधिर होती है तो रुधिर तो ब्लड होता है, जो लसिका होती है तो इसमें जो होते हैं क्या बोला जाता है इसको, कि इसमें ब्लड नहीं पाए जाते हैं,
लेकिन ये ऐसी नली होती है जिसमें ब्लड नहीं रहते हैं, लेकिन पौष्टिक आहार इसमें क्या रहते हैं, चलते रहते हैं। तो उसकी क्या होती है, केशिकाओं का जाल होता है, पतले पतले नस की तरह केस होता है, जैसे बाल को केस कहते हैं, तो वैसी ही पतली पतली क्या होती हैं, केशिकाएं पाई जाती हैं जिनका जाल होता है। रसांकुर के मध्य भाग में आच्छिर वाहिनी या लैक्टियल्स नामक लसिका केशिका उपस्थित होती है। इनमें से लसिका केशिकाएं वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल का क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती है। लसिका केशिका किसका अवशोषण करती है, तो वसीय अम्ल अर्थात फैट को क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। ये होता है, देखिए ये वसीय अम्ल कुछ लवणों के साथ क्या हो जाते हैं, संयोजित होकर अधश्लेष्म तक क्या कर देते हैं, पहुंच जाते हैं। एक होता है श्लेष्म और एक होता है अधश्लेष्म, यानी आधे श्लेष्म में क्या हो जाते हैं, जाकर ये घुल जाते हैं, यानी जाकर वहां पर पहुंच जाते हैं। ये जहां ये अम्ल ग्लिसरॉल के साथ जुड़कर पुनः वसा बिंदुओं का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, यानी वसा बिंदुओं का क्या करेंगे, ये निर्माण कर देते हैं। लसिका वाहिनियां रुधिर वाहिनियों में घुलकर इन वसा बिंदुओं को वापस रुधिर में क्या कर देता है, पहुंचा देता है। यानी जो वसा घुल गया है अब वो किसको ले जाकर कहाँ दे देगा, तो रुधिर में ले जाकर दे देता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्लों के अंतिम उत्पाद का अवशोषण रसांकुरों में उपस्थित रुधिर केशिकाओं द्वारा क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। देखिए किसका, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, न्यूक्लिक अम्लों का जो अंतिम उत्पाद का अवशोषण, यानी ये सब जो बनते हैं हम लोगों के भोजन में, तो इनका कहाँ होता है, तो रसांकुर में उपस्थित क्या है, रुधिर केशिकाएं यहीं पर क्या हो जाती हैं, जाकर इनको मिल जाती हैं। यानी कहाँ जाकर मिलती है, तो रुधिर केशिकाओं द्वारा होता है। यानी देखिए वसा अम्ल को कौन कर रहा है, तो अवशोषण, तो लसिका की केशिकाएं कर रही हैं, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल का अवशोषण कौन कर रहा है, तो रुधिर केशिकाएं कर रही हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो क्या है कि मनुष्य की छोटी आंत के मध्यांतर एवं शेषांत्र में आंतरिक स्तर पर उपस्थित रसांकुर में क्या पाए गए हैं, रुधिर एवं लसिका की केशिकाएं पाई गई हैं। क्या पाई गई हैं, रुधिर और लसिका की केशिकाएं पाई गई हैं, जिसमें क्या होते हैं, लसिका केशिका है जो वसा का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। वसा को किस में बदल दे रहा है, ग्लिसरॉल में ये। लेकिन रुधिर केशिकाएं किसका अवशोषण कर रही हैं, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्लों के अंतिम उत्पादों का अवशोषण रसांकुरों में उपस्थित रुधिर केशिकाओं द्वारा ही क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। ये क्या था, भोजन का अवशोषण। अब देखा जाएगा भोजन का स्वांगीकरण, और लास्ट टॉपिक जो है, जब खाना सब कुछ खत्म हो गया, स्वांगीकरण हो गया, तो उसका मल त्याग यानी बहि त्याग क्या होते हैं, इसके बारे में अब देख लेते हैं। देखिए अच्छा, भोजन के अवशोषण के बाद आता है भोजन का स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन ऑफ फूड। देखिए अवशोषण तो बता दिए, अब जो है क्या देखेंगे, तो इसका स्वांगीकरण अर्थात भोजन के, देखिए भोजन के पश्चात जटिल भोज्य पदार्थ अत्यंत सरल तथा जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। देखिए पाचन तंत्र किसे कहते हैं, बता भी दिए हैं कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन तंत्र, पाचन क्रिया कहलाती है। तो उसी तरह क्या थे, जितने भी भोजन थे जटिल थे उसको क्या कर दिया गया, सरल कर दिया गया, और उनको क्या कर दिया गया, जल में विलय कर दिया गया। इस रूप में कोशिका के जीव द्रव्य में इनका क्या हो जाता है, स्वांगीकरण हो जाता है। यानी जो कोशिका में क्या होंगे, जाकर मिल जाते हैं। यानी देखिए जो जटिल पदार्थ थे वो अब क्या हो गए, सरल पदार्थों में टूट गए, और जल में क्या हो गए, जाकर विलय हो गए। वहां पर जाने के बाद क्या हो गए कि कोशिका के जो जीव द्रव्य में इनका क्या हो जाता है, स्वांगीकरण हो जाता है। अर्थात प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, जितनी भी चीजें हैं, वसा हुआ, इन सब का क्या हो जाता है, पाचन एकदम पूरी तरह से हो जाता है, जाकर ब्लड में, लसिका केशिका यानी ब्लड में जाकर पूरी तरह से मिल जाते हैं, और वहां पर क्या कर लेते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, जो क्या करते हैं, अमीनो अम्ल भी बनाते हैं। तो माने प्रोटीन क्या करता है, अमीनो अम्ल बनाता है। तो ये सब जो क्राइटेरिया है क्या होने लगती हैं, धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। यानी अवशोषित ग्लूकोज कोशिकाओं में आंतरिक श्वसन द्वारा ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन करता है। देखिए आंतरिक श्वसन द्वारा, एक होता है बाह्य श्वसन, तो एक होता है अंतः श्वसन। तो ये तो पढ़ाएंगे अब, इसके बाद तो श्वसन ही आएगा।
देखिए साइंस है ना, तो साइंस सीधे कहता है कि एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। देखिए आज ये खत्म होने वाला है, ये आपका अंतिम भाग है, तो नाम कहीं ना कहीं क्या आ गया, श्वसन आ ही गया। तो यही है कि साइंस यही कहता है कि एक पढ़ोगे तो सरकार लास्ट में जाते जाते बता देगा कि आगे क्या पढ़ना है। तो यही है क्या, अवशोषित ग्लूकोज कोशिकाओं में आंतरिक क्या करता है, द्वारा आंतरिक श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है तथा अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में क्या हो जाता है, सहायक होता है। जैसे बताए थे, जो होता है क्या करता है, शरीर की मरम्मत करता है और साथ में क्या करता है, कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। देखिए जहाँ कोशिका की कमी होगी, कौन बा उसका निर्माण करता है, तो प्रोटीन ही निर्माण करता है और साथ में उसकी वृद्धि के भी क्या होते हैं, काम आते हैं। अर्थात जो था क्या, भोजन का स्वांगीकरण, जिसमें क्या था, भोजन के पश्चात जटिल भोज्य पदार्थ अत्यंत सरल तथा जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। इस रूप में कोशिका के जीव द्रव्य में इनका क्या हो जाता है, स्वांगीकरण हो जाता है, यानी जाकर क्या हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं। अवशोषित ग्लूकोज कोशिकाओं में आंतरिक श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है तथा अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, जो कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत, वृद्धि आदि के काम आते हैं। यानी इतनी चीजें पढ़ लिए। अब जो आखिरी में इतना काम करने के बाद कुछ चीजें जो होती हैं हम लोगों के शरीर में, क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ भी बच जाते हैं, जिनको हम अपने शरीर में रख नहीं सकते हैं। यानी उसको क्या करना पड़ता है, शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। यानी मुख गुहा से जो हम भोजन खाए थे वो अब शरीर में क्या होंगे, कुछ बेकार हो जाती है, माने अपचित हो जाती है, माने उनका शरीर में कोई काम नहीं है, तो उनको लास्ट में क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। वही क्रिया क्या कहलाती है, मल परित्याग या फिर बहिक्षेपण। यानी देखिए अवशोषण के पश्चात अनेक पदार्थ अपचित रह जाते हैं, यानी जितने भी पदार्थ हैं सबका तो होता नहीं है, कुछ चीजें जो रह जाती हैं क्या बच जाती हैं, अपचित रह जाती हैं, जिनको शरीर के अंदर रखना क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। अतः मानव गुदा द्वारा यानी एनस के द्वारा इनका बहिक्षेपण कर दिया जाता है, यानी गुदा द्वार के द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अगर नहीं निकालेंगे तो कई रोग उत्पन्न होगी, क्योंकि कचरा को अगर घर में रखेंगे तो घर में क्या होगी, गंदगी फैलेगी, बदबू देगा, सेहत खराब होगा। उसी तरह ये हम लोगों के शरीर में जो अपचित भोजन है वो क्या, एक तरह से कचरा है, उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो उसको किसके द्वारा निकाल देते हैं, तो गुदा द्वार द्वारा क्या करते हैं, इनको बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से आप लोगों का जितना भी चीजें थी, यानी पाचन तंत्र में, इस तरह से पाचन तंत्र जो आप लोगों का पूरी तरह से क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया। देखिए पाचन तंत्र में आहार नाल था, उसको पूरी तरह से बता दिए। इसके बाद पाचक ग्रंथियां थी, उसको भी बता दिए। और तीसरे पर आया था, इसका क्या था कि पाचन, जैसे पाचन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक पाचन, रासायनिक पाचन भी बता दिए। इसके बाद भोजन का क्या किया गया, अवशोषण हुआ, इसके बाद उसका स्वांगीकरण हुआ, और लास्ट में क्या बचा था, मल परित्याग या फिर बहिक्षेपण। इस तरह से हमने पूरी तरह से आप लोगों को क्या किया है, पाचन तंत्र का विस्तृत अदम वर्णन कर दिए, यानी इसको समझा दिए। अब हम आएंगे अगले टॉपिक लेकर, श्वसन तंत्र को, उसको अगले वीडियो में उसको भी क्या किया जाएगा, विस्तार से पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।